ज्यादा कोई टेक्निकल प्रोडक्ट हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए थर्मामीटर ही ले लीजिए। नो, थर्मामीटर इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग है, लेकिन क्योंकि ये टेक्निकल प्रोडक्ट है, इसमें ज्यादा डिटेलिंग चाहिए, ज्यादा रिफाइनमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप जो भी प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो उसे ऑपरेशन कॉस्टिंग कहेंगे, क्योंकि उसका एक प्रोसेस भी कई सारे स्टेप्स में डिवाइडेड होगा, जो कि बहुत ही रिफाइनमेंट से परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है जी, तो ऑपरेशन कॉस्टिंग हो गया। एक हो गया सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, उसको सिंगल कॉस्टिंग कह सकते हो, आउटपुट कॉस्टिंग कह सकते हो, यूनिट कॉस्टिंग कह सकते हो, वो भी पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग है, because production is uniform and consists of single or two or more varieties of the same product। तो ये यूनिट कॉस्टिंग को आप जो है ब्रेड मेकिंग में भी यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, उसके बाद आता है जी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, नाउ दिस सर्विस कॉस्टिंग is basically used in the industry where production is not done but सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गया, सिनेमा हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दे आर प्रोवाइडिंग यू दिस सर्विसेज। एंड देन कम्स द मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोर देन वन मेथड इन द असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। तो जहाँ पे जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग या ऑपरेशन कॉस्टिंग, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन कहीं यूज होता हो तो वहां पे कॉम्पोजिट कॉस्टिंग हो जाती है। ठीक है, so these are the methods of costing. Now you would be using methods of costing one or both, any one or both, certainly in any industry। ये तो जरूर यूज कर रहे हो, लेकिन वो है रिकॉर्डिंग के लिए, कॉस्ट असर्टेनमेंट के लिए, लेकिन हमें कॉस्ट कंट्रोल भी तो करना है। तो even if you are using these methods, you would be using the techniques of costing for the cost control or cost reduction। Okay, here you can use all the techniques or any of the techniques or combination of few techniques, but that is not for cost ascertainment, that is for the cost control and reduction। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर एस्पेक्ट है, मेथड में पास्ट का एस्पेक्ट है। ठीक है, सो दीज टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड मेकिंग पॉलिसी इन एनी बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग बीइंग यूज्ड। ठीक है, कोई भी करो यूज, टेक्निक उसमें यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज predetermination of the cost as target of performance, and actual performance is measured against the standard. The difference between the standard and actual costs are analyzed to know the reason for the difference so that corrective action may be taken। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कहने का मतलब सबसे पहले ये है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट करोगे, उसके बाद परफॉर्मेंस होगी, एक्चुअल रिजल्ट आएगा, एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा दोनों में, दैट इज बीइंग असेस्ड, दैट इज बीइंग एनालाइज्ड एंड देन फाउंड द रीजंस फॉर दैट डिफरेंस एंड देन करेक्टिव एक्शन इज टेकन। जैसे मैं आपको अब एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। लेट्स से एक यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें रॉ मटेरियल आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लगना चाहिए 20 रुपए की कॉस्ट। ठीक है, तो आपने 20 रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट को स्टैंडर्ड मान लिया। अब वो प्रोडक्शन शुरू हुई, आपने कहा ये 20 रुपए की कॉस्ट इस पूरे महीने में जो भी प्रोडक्शन होगी उसकी होनी चाहिए। महीने का एंड हो गया, आफ्टर दैट मंथ यू फाउंड व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट रॉ मटेरियल फॉर दैट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। You found that it is coming to be 25। अब आपने स्टैंडर्ड 20 का किया और आया 25, so cost is more। Now the standard costing is working here, that you are trying to find out why there is a difference of 5 rupees। सबसे पहला क्वेश्चन, did the standard was set was right or not? कहीं स्टैंडर्ड ही तो गलत नहीं था।
दूसरा, अगर स्टैंडर्ड सही था तो ये डिफरेंस क्यों आया, अनफेवरेबल आया, क्यों, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना. तो व्हाई this difference is there, so you will try to find out the reason for the difference and then you will take the corrective action to do away with that difference. ठीक है. So that is the standard costing. वो रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, हर तरह की कॉस्ट में इनका अप्लाई हो सकता है. Then comes the budgetary control. अब स्टैंडर्ड और बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है. स्टैंडर्ड इज अ लैंडमार्क सेट, budgetary control is the magnitude of the expenses set. तो बेसिकली मैग्नीट्यूड का फर्क है स्टैंडर्ड में और बजटरी कंट्रोल में. सो बजटरी कंट्रोल इज अ प्लान ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम फॉर फ्यूचर. ठीक है. तो आपने कहा कि इस महीने का बजट क्या है, तो बजट इज अ प्लान जिसमें आपको ये पता लगेगा इस महीने ये इनकम आनी है, इनकमिंग है, और ये मेरे आउटगोइंग है, ये एक्सपेंडिचर है, एंड दिस शुड बी द पोजीशन एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर माय बजट. ओके. सो अब वो महीना बीत गया, अब आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए कि आपके पास कितना इनफ्लो था, कितना आउटगो था. ठीक है. नाउ यू आर कंपेयरिंग द प्लान ऑफ बजट for a particular month with the actual results incoming and outgoing for that particular month. Now you are comparing and now finding the differences and going in for finding the reasons for that difference and taking the corrective action. ठीक है जी. So this is budgetary control. Then comes the marginal costing. Marginal costing is basically we are doing for the difference between the fixed and variable cost. ओके. ये क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो इन द मार्जिनल कॉस्टिंग दिस इज टेकन, मार्जिनल कॉस्टिंग इज टेकन ओनली फॉर द स्पेशल पर्पसेस, स्पेशल इंटरेस्ट, and it is not done on a regular basis. When you have to take a decision for, let's say, selling the product or manufacturing a product or giving the quotation of price, various situations can be there where you will undertake the marginal costing, because in the marginal costing the cost is determined on the basis of variable cost only. Fixed cost is not considered. Okay. Because fixed cost is the cost which may have already been incurred or which has to be incurred no matter what. But because of a particular decision your variable cost is going to be changed. So when it is changing, that becomes the relevant for the marginal costing. Okay. So in this technique, separation of cost into fixed and variable is of special importance and interest, because marginal costing regards only variable cost as the cost of the product. Fixed cost को वो consider नहीं करती है. Fixed cost is treated as the period cost and no attempt is made to allocate or apportion this cost to individual cost centers or cost units. It is transferred to costing and profit and loss account of the period, and marginal costing is used to study the effect on profit of changes in volume or type of product. ठीक है. So marginal costing में basically marginal cost या variable cost consider करता है, but that is for the special interest or purposes. Now comes the total absorption. It is a traditional method of costing where total costs are charged to the product. Total cost means variable or fixed. दोनों को charge किया जाता है. It is in complete contrast to marginal costing where only variable cost is charged to product. Okay. So whatever profitability you are trying to calculate for an activity, then you will not use marginal, you will use total absorption, because all the costs have to be absorbed and charged. Okay. These are the 4 techniques, but when you use the combination of these 4 techniques in any manner, 2 techniques, 3 techniques, all the 4 techniques, and when a decision is taken by a particular industry or a particular firms in a particular area, that this combination of techniques will be used to compare the results, then you can say that uniform costing is being formed. Okay. So uniform costing is not a technique in itself, it's a combination of all other
techniques and decision taken by certain firms. Okay, so now how do we see the methods and techniques? They are basically the tools. Okay, so methods have to be followed, techniques may be followed, may not be followed, but they are just the tools to help you to ascertain the cost, control the cost, and reduce the cost. Okay, so they are not the cost in themselves, they are just the tools. Okay, so you can see in the chart that how the cost data is dealt with. With the help of the cost data, you can go for job costing or process costing. In the job costing, you have three variants: job order costing, batch, and contract. In the process costing, again, you have three: unit, operation, and operating. And when you use a combination of these two, you can call it multiple costing. Then any of this or both of this have to be used, but in simultaneously or in addition to these methods, you can use any of the technique also, that is standard, budgetary, marginal, absorption, and uniform. Okay, so they are not necessarily needed to use. You may not use any of the technique. You can do with only the ascertainment. So methods are the ascertainment of the cost. They are dealing with the past of the data, cost data. Okay, but techniques are helping in the future of the cost data. Okay, so this is the basic difference between the technique and method. Okay, now in line with this explanation, we have come over to the relevant area where we are seeing that cost ascertainment versus cost estimation. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, मेथड जो है that helps in ascertainment, so that is the historic, dealing with historical data. Okay, so cost ascertainment is your activity is already over, period of that activity is over, and now you want to know what is the cost of my activity. But when you are going to the techniques, they are using these data, ascertained data, for the determination of the cost for future. So you are estimating the cost. Okay, so when you are making the plan, budgetary plan बना रहे हो, या standard set कर रहे हो, या marginal costing कर रहे हो, या profit determine करना चाहते हो आगे का, तब आप cost estimation कर रहे हो. Okay, so cost estimation is a future concept. Ascertainment is historical concept. Okay, I think up till this, the concepts are clear. Okay. Now, before going in for ascertainment or estimation or any method, let's know what is cost. Cost मैंने आपको बता ही दिया था, sacrifice of some resources for an activity or for achievement of something. Now, how can you do the ascertainment or estimation unless you know the classification of the cost? Okay, so we must know what is the classification. ठीक है, so बहुत सारे bases है classification के. First is direct and indirect cost on the basis of identifiability. Identifiability means what cost can be identified to a product, ठीक है, or a service. मान लीजिए, you take an example of a piece of furniture. Okay, now in the piece of furniture, what are the various costs that you can identify? So एक बच्चे से भी पूछोगे तो वो कहेगा कि इसमें let's say piece of furniture, एक सोफा ही ले लेते हैं, तो एक पीस ले लेते हैं, तो उसमें वो बच्चा भी बता पाएगा that cloth is there, wood is there, springs are there, okay, and the cost of making is there, है ना. और उससे और पूछोगे तो वो बताएगा कि शॉप से यहाँ तक लेके आए थे, वो भी तो कॉस्ट है. ठीक है, सो देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच यू कैन आइडेंटिफाई बाय जस्ट लुकिंग, और मेनी अदर मेथड दैट यू कैन आइडेंटिफाई. लेकिन क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उस कॉस्ट को जो कि कॉस्ट ऑफ रेंट है, जहां पे ये फर्नीचर बना था वहां पे उस जगह का रेंट भी दिया गया था? क्या ये आइडेंटिफाई करोगे कि जहां ये बना था वहां पे कोई मैनेजर्स भी थे जिनको सैलरी दी जा रही थी?
क्या ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जहां से ये वुड आई थी वहां से फैक्ट्री तक लाने की भी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, उसमें कोई कम्युनिकेशन कॉस्ट भी थी, उसमें कोई टैक्सेस भी दिए गए थे? ये सब कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, पर है तो सही। ठीक है, तो इसलिए on the basis of identifiability, whatever cost you can directly and conveniently identify with a particular cost unit, process or department, that can be direct cost. So cost of raw material, wages of machine operator, ये सब common example है कि आपने ये cost incur किया। ठीक है, और जब indirect cost करते हो तो they are incurred for a benefit of a number of cost unit, processes or department and cannot be conveniently identified with a particular cost unit or cost center, जैसे depreciation, insurance, lighting, power, rent, managerial salary, material used in repairs, ये सब है। ठीक है, so costs are not raised and identified with a cost unit। 3 रीजन है कि हम आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते। पहला, इट इज इम्पॉसिबल। अब एज ए कस्टमर मैं कैसे डिटरमिन करूं कि इसमें मैनेजर को कितनी सैलरी दी थी और उसके सैलरी का कौन सा पार्ट मेरे इस आइटम में है जो मैं खरीदने जा रही हूँ, जैसे रेंट हो गया या मैनेजर की सैलरी हो गई। दूसरा, इट इज नॉट कन्वीनियंट और फिजिबल, जैसे उस फर्नीचर में कितना लंबा धागा लगा था उस कपड़े को सिलने के लिए, या कितनी कीलें लगी थी, नेल्स कितनी लगी थी, नॉट पॉसिबल, नॉट कन्वीनियंट। कर तो लेंगे कि इतने ग्राम की नेल्स लगी थी, 25 ग्राम नेल्स लगी थी, इसमें 1 किलो नेल्स का क्या रेट है और 25 ग्राम का क्या होगा, बट कन्वीनियंट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। फिर मैनेजमेंट चूजेस नॉट टू डू सो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कुछ कॉस्ट को नहीं करना चाहती हैं as indirect because it is customary in the industry to do so. Carriage inward may be treated as an indirect expense. Otherwise तो cost of material का part होता है, but कुछ industry में हो सकता है वो उसको indirect cost मानते हैं। ठीक है, so this is direct and indirect. Then comes the fixed and variable cost. Then comes the fixed and variable cost. Now this is the classification on the basis of behavior of the cost, how it is behaving, how it is varying. Varying means कैसे change हो रही है। Now there can be a cost which is incurred and will not change with the change in production. ठीक है, अब मैं एक प्रीमिसेस रेंट पे ले लेती हूँ, उस रेंट में मैं कुछ नहीं करती, खाली पड़ा है, कुछ हो ही नहीं रहा उसमें, तो भी रेंट तो देना ही पड़ेगा जितना फिक्स किया है। अच्छा, दूसरा केस है कि अगर मैंने एक प्रीमिसेस रेंट पे लिया, उसमें मैंने बहुत सारा काम किया, मैंने उसमें हजारों यूनिट्स प्रोड्यूस की या मैंने लाखों यूनिट्स प्रोड्यूस की, रेंट तो वही है। अब इसका मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नॉट चेंजिंग द कॉस्ट, कॉस्ट इज फिक्स्ड टू अप टू अ रेंज और अप टू अ पीरियड। मान लो अब उस प्रीमिसेस की कैपेसिटी कुल 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है, ठीक है, तो रेंट कॉस्ट आपकी वही है। लेकिन अब आपने 2 लाख 3 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, तो आपको 1-2 प्रीमिसेस और रेंट पे लेने पड़ेंगे, तो वो बढ़ जाएगी। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज अप टू अ लेवल ऑफ एक्टिविटी और अप टू अ पीरियड। लेकिन अगर जो कॉस्ट आपकी हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे चेंज हो रही है, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। ओके, मान लीजिए रॉ मटेरियल कॉस्ट है ना, जितनी यूनिट बनाते जाओगे कॉस्ट चेंज होती जाएगी। 10 यूनिट बनाई तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉस्ट आया, 11वीं बनाते ही बढ़ गई कॉस्ट। जिस साल 10 बनाई थी, अब के साल 9 बनाई तो कॉस्ट कम हो गई, तो ये चेंज हो रही है, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं होती है, इसका मतलब हो गया फिक्स तो चेंज ही नहीं हो रही, वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है। इन दोनों के बीच की भी एक कॉस्ट होती है विच इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज दैट अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड द रेस्ट ऑफ इट इज चेंजिंग। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगी वेरिएबल की तरह, बट इट विल चेंज। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया रेंट,
ठीक है, और भी दे सकते हैं, मैनेजर की सैलरी हो गई, बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गए। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, ये सब। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल आप ले सकते हो डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे कि एक कार खरीदी, कार खरीदते ही उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है, मार्केट में अगले दिन भी बेचने जाओगे तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसे नहीं चलाया, तो बहुत कम चलाया, तो किलोमीटर के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन कम आएगा। लेकिन अगर वो खूब चली है 1-1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर चल गई, तो उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों को ये सब पता ही है। तो वो हो गई सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं ये कैसे शो होगा, तो देखो, अरे मैंने डिलीट ही कर दिया था, कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं ये एक डायग्राम बनाऊं, तो मान लो यहाँ वॉल्यूम है प्रोडक्शन का और यहाँ कॉस्ट है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है इस लेवल तक मान लो फिक्स्ड रहेगी। इतना जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हर वॉल्यूम पे सेम रहेगी इतनी। लेट्स से 10,000 रुपीज है, तो आप 0 यूनिट बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, कॉस्ट इतनी रहेगी। ठीक है, फिक्स्ड है एक पर्टिकुलर लेवल तक। लेकिन ये भी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? टोटलिटी में तो 10,000 है, जब 0 यूनिट्स प्रोड्यूस की तब भी 10,000 थी, एक की तब भी 10,000 है ना। एक यूनिट पे 10,000 कॉस्ट है। 10 होते ही ये 1000 पर यूनिट हो गई, 100 होते ही ये 100 पर यूनिट हो गई, है ना। और 1000 होते ही ये 10 कितने हो गए, 10 रुपए पर यूनिट हो गई। और 10,000 यूनिट होते ही 1 रुपया पर यूनिट हो गई। और अगर ये 1 लाख हो जाए तो 10 पैसे पर यूनिट हो गई। तो चेंज हो रही है ना। सो टोटलिटी में सेम है, लेकिन पर यूनिट चेंज हो रही है। इसी तरह से अगर हम, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हो गया कॉस्ट। अब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को देखें, अगर आप 0 प्रोड्यूस कर रहे हो, एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट 0 है ना। लेकिन जैसे एक भी यूनिट प्रोड्यूस की तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, और प्रोड्यूस करो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, बढ़ रही है ना कॉस्ट। लेकिन ये भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे है? रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड। अगर 10 रुपए का मटेरियल आता है तो 10 ही रहेगा, चाहे कितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो। वो अलग बात है कि कोई आपको डिस्काउंट मिल जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसकी कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट ही रहेगी। तो ये पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन टोटल में वेरिएबल है। और ये टोटल फिक्स्ड है, पर यूनिट चेंज हो रही है। ओके, तो इसका जो चेंज है, चेंज हम इसको ऐसे दिखाते हैं, है ना। और इसकी चेंज ऐसे दिखाते हैं, इसका फिक्स्ड ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, और सेमी वेरिएबल की बात करें तो सेमी वेरिएबल में 0, तो 0 ये कॉस्ट है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, 0 लेवल पे भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉस्ट इंकर होगी, और उसके बाद जब आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये ऐसे बढ़ सकती है, ऐसे बढ़ सकती है, ऐसे बढ़ सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कहाँ इंकर कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ये चेंज होगी। लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट इंकर जरूर होगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब आ जाओ जी कमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। कमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है डिग्री ऑफ लॉकिंग इनटू द एसेट सर्विस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक एसेट के संग आपकी कितनी लॉकिंग है, मतलब क्या कमिटमेंट है। कमिटमेंट ये हुई degree to which a firm is locked into an asset service that is generating the fixed cost. So committed costs that are incurred in maintaining the physical facilities and managerial setup
Such costs are committed in the sense that once the decision to incur them has been made, they are unavoidable and invariant in the short run. मतलब कोई कॉस्ट अगर आपने डिसीजन ले लिया कि ये इंकर करनी है, कमिटमेंट कर दिया, तो वो होगी ही होगी, फिक्स्ड कॉस्ट बन गई वो. जैसे कि सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को आपने एम्प्लॉय किया और उसके संग आपने एक पॉलिसी के तहत एम्प्लॉय किया कि इस मैनेजिंग डायरेक्टर को तब तक रिलीव नहीं किया जाएगा जब तक कि फर्म लिक्विडेट नहीं होगी. तो अब आप ये कमिटेड कॉस्ट हो गई कि जब तक या तो वो मर जाए और या फिर कंपनी लिक्विडेट हो जाए, फर्म लिक्विडेट हो जाए, तब तक वो चलता रहेगा. तो ये कमिटेड कॉस्ट हो गई. डिस्क्रिशनरी कॉस्ट हो गई कि आप जब मर्जी चेंज कर लो, है ना, विच कैन बी अवॉइडेड बाय द मैनेजमेंट डिसीजन, दे आर नॉट परमानेंट. जैसे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, सैलरी ऑफ लो लेवल मैनेजर्स है. आज एम्प्लॉय किया, 6 महीने बाद लॉकडाउन हो गया, हटा दो, कौन मना कर रहा है, वो कॉस्ट आपने बचा ली. सो दैट इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट. ठीक है जी. उसके बाद आ जाओ प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, दे आर द कॉस्ट विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड विल नॉट बी इंकर्ड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन. ठीक है, ये होते हैं डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस. They are absorbed or attached to the units produced, and they are called inventoryable cost because these are included in the cost of product as work in progress, finished goods, cost of sales. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट कॉस्ट तभी इंकर होगी जब आप प्रोडक्शन करोगे. तो अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो वो कॉस्ट इंकर नहीं होगी. सो कुछ कॉस्ट जो है ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट से अटैच्ड होती हैं, उनकी प्रोडक्शन से अटैच्ड होती हैं. प्रोडक्शन है तो कॉस्ट है, नहीं तो नहीं है. ठीक है. और ये पीरियड से बंधी हुई नहीं होती है. और जो पीरियड कॉस्ट होती है, दे आर नॉट which are not necessary for production are incurred even if there is no production. So कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो पीरियड के हिसाब से इंकर होंगी, प्रोडक्शन है या नहीं है ये रेलेवेंट है. जैसे कि इसका एग्जांपल भी देते. प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई रॉ मटेरियल कॉस्ट. ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोडक्शन की तो कॉस्ट होगी. प्रोडक्शन नहीं की, रॉ मटेरियल नहीं खरीदा तो नहीं होगी. पीरियड कॉस्ट है कि आपने प्रेमिसेस लिया रेंट पे, अब आप प्रोडक्शन करो या ना करो, वो रेंट तो उस महीने का, उस साल का जाएगा ही जाएगा, तो वो पीरियड कॉस्ट हो गई. तो ये बेसिस हो गया प्रॉफिट डिटर्मिनेशन. अब इसका आपको मैं एक एग्जाम्पल वो दिखाती हूँ कि ये वर्क कैसे करती है. देखो ये वर्क कैसे करती है. मान लो ये है प्रोडक्ट कॉस्ट और ये है पीरियड कॉस्ट. ठीक है, पीरियड हो गई एक पीरियड से रिलेटेड, जैसे रेंट, है ना. जैसे ही वो पर्टिकुलर मंथ बीता तो ये रेंट इंकर हो गया. तो ये जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करोगे एज एक्सपेंसेस. प्रोडक्ट कॉस्ट है कि आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, तब तो होगी, प्रोड्यूस नहीं किया तो नहीं होगी. लेकिन ये पीरियड से बंधी हुई नहीं है. तो एक चीज होती है, आप इसको एज एसेट भी कर सकते हो और बैलेंस शीट में. जैसे मान लो ये दोनों तरह से काम करती है. मान लो आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, 100 यूनिट्स, 60 बेच दिए, 60 सोल्ड. अब जब ये सेल किए, इनकी कॉस्ट को आप यहाँ पे सोल्ड प्रोडक्ट की P&L अकाउंट में चार्ज कर लोगे कि भैया इस साल मैंने 60 यूनिट बेची, इसकी कॉस्ट इस पीरियड से रिलेटेड है क्योंकि इस पीरियड में बेची, मैंने बनाई और बेची. अब इसमें से रह गए 40 जो है, 40 में कोई रॉ मटेरियल है, कोई फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, कोई वर्क इन प्रोग्रेस है. इस पे कॉस्ट इंकर कर चुके हो आप, लेकिन अब ये बिकी नहीं, इनके अगेंस्ट रेवेन्यू आया नहीं, तो ये एसेट हो गई और ये बैलेंस शीट में चली जाएगी. तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ पीरियड कॉस्ट कि जब हुआ तब हुआ. ये तो जब आपने इंकर की और जब बेची तो ये एक्सपेंस बन गई, नहीं बेची तो एसेट बन गई. पीरियड कॉस्ट इज अटैच्ड विद अ पीरियड. रेंट आपने एक पर्टिकुलर पीरियड का दिया है तो वो उस पीरियड का एक्सपेंस हो गया. ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट में.
अब आ जाओ कंट्रोलेबिलिटी में, लेवल ऑफ अथॉरिटी, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। अब मान लीजिए एक लेवल ऑफ अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी में वो कॉस्ट को आप चेंज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, दूसरी अथॉरिटी में नहीं कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। मान लीजिए 50 लाख तक की कॉस्ट को चेंज कर सकता है असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन जैसे ही कोई कॉस्ट इंकर होती है उससे ज्यादा, तो वो कॉस्ट वो नहीं कंट्रोल कर सकता, वो डिसीजन नहीं ले सकता, वो मैनेजर लेगा। तो वो कॉस्ट उसके लिए नॉन कंट्रोलेबल हो गई। और मैनेजर के लिए लेट से 1 करोड़ तक ले सकता है, तो उसके लिए वो कंट्रोलेबल कॉस्ट हो गई, लेकिन जैसे ही वो उससे ज्यादा हुई वो उसके लिए नॉन कंट्रोलेबल हो गई। तो लेवल ऑफ अथॉरिटी विल डिसाइड द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट। उसके बाद आ जाओ जी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल कॉस्ट हुई कि मान लीजिए जो कॉस्ट आप ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इनकर करते ही हो, पता है सबको। जब आप टोटल कॉस्ट डिटरमिन करते हो कि लो जी 100 यूनिट्स की कॉस्ट में क्या क्या आएगा जी, रॉ मटेरियल आएगा, वेजेस आएंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन आएगा, ये कम्युनिकेशन आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सब पे टिक लग गया, ये इंकर होगा ही होगा, तो वो नॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है, तो दैट इज बीइंग इंकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट लेट्स से इस सब के अलावा ओवर एंड अबव दिस किसी साल कोई अबनॉर्मल कॉस्ट आ गई, किसी मान लीजिए एक केस हमारा फंस गया टैक्स में, और टैक्स के बंदे को हमें कुछ लाख रुपए देने पड़ गए, जो कि हर साल नहीं देते, और वो पार्ट नहीं है कॉस्ट का, तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करने क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमें कॉस्ट डिटरमिन करना है तो हम नॉर्मल कॉस्ट को लेंगे। जब हमें एक टोटल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन करना है तो नॉर्मल कॉस्ट से करेंगे, पर एबनॉर्मल कॉस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट को बढ़ा या घटा देगा। तो हमें अपनी कॉस्ट को स्टेबल रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट कंसिडर करनी है, एबनॉर्मल कॉस्ट कंसिडर नहीं करनी है। तो नॉर्मल कॉस्ट में बी डिफाइंड एज अ कॉस्ट व्हिच इज नॉर्मली incurred on expected lines at a given level of output. This cost is a part of cost of production. Abnormal cost is that which is not normally incurred at a given level of output. Such cost is over and above the normal cost and is not treated as a part of cost of production. So it is charged to costing, profit and loss account. ठीक है जी, so ये वाली कॉस्ट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, एबनॉर्मल नॉर्मल से ही टोटल कॉस्ट डिटरमिन की जाएगी, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो ये है 7 बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो कि पता होने चाहिए, और ये इंटरचेंजेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी कॉस्ट को डायरेक्ट कह दिया तो वो और किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आएगी। वो डायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, वो कमिटेड भी हो सकती है, डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट कॉस्ट अनकंट्रोलेबल भी हो सकती है, वो हिस्टोरिकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आ जाओ। अच्छा, अभी मैंने 6वां और 7वां एक्सप्लेन नहीं किया, हिस्टोरिकल और प्री डिटरमिन्ड रह गया। तो वो तो आपको पता ही है, टाइम ऑफ कंप्यूटेशन। अगर जो कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हो चुकी है वो हिस्टोरिकल है, और जो हिस्टोरिकल के बेसिस पे एक्सपीरियंस पे हम आगे फ्यूचर कॉस्ट डिटरमिन कर रहे हैं वो प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट हो गई। लाइक whatever activity I have undertaken and incurred the cost for, let's say 2021, that is my historical cost, and I am going to determine what will be the cost of a product or activity in 21-22 on the basis of 2021. That is my predetermined cost. ठीक है, ओके। तो कोई भी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन में भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लासिफिकेशन कर दिया तो बस वही रहेगी। ओके, देन कम्स द स्पेशल कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, तो मैं अभी आपको सिर्फ रेलेवेंट, इरेलेवेंट और संक बताती हूँ। देखो, ये तीनों आपस में कुछ रिलेटेड अनरिलेटेड है। कोई कॉस्ट रेलेवेंट है, एक डिसीजन लेना है हमें, उस डिसीजन में सारी की सारी कॉस्ट रेलेवेंट हो ये जरूरी नहीं है, कुछ कॉस्ट रेलेवेंट होती हैं, बिकॉज द डिसीजन टेकन और नॉट टेकन विल चेंज दैट कॉस्ट। ठीक है,
और कुछ कॉस्ट होती है इररेलेवेंट जिन्हें हम डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट ऐसी हैं जो चेंज ही नहीं होंगी चाहे आप डिसीजन लो या ना लो, ठीक है। और रेलेवेंस और इन रेलेवेंस के साथ साथ कुछ कॉस्ट उसमें से संक कॉस्ट भी हो सकती है। संक मतलब सिंक, सैंक, संक। सिंक मतलब डूब जाना, इसका थर्ड डिग्री। संक मींस डूब चुकी वो कॉस्ट, इंकर भी हो चुकी, डूब भी चुकी। अब आप कुछ भी कर लो जिंदगी में, वो तो इंकर हो चुकी, ठीक है। तो इन तीनों में ये है कि जो रेलेवेंट कॉस्ट होती है वो जनरली फ्यूचर कॉस्ट होती है, जो अभी इंकर होनी है, हुई नहीं है। So that is why that is relevant. If I take a decision, it will be incurred. If I don't take a decision, it will not be incurred. So it is relevant for decision making. And the cost may be like if I don't take the decision or if I take the decision, it is no. Irrelevant means it may not be a part of decision making. It may be irrelevant because it has already been incurred or any other reason. So it is irrelevant in this decision making. We are not considering this cost. But when you talk about the sunk cost, it is an historical cost. It has already been incurred and it is irrelevant. Okay. So opposite of it may be true that some cost is irrelevant, but it is not a sunk cost. It may become relevant in any other case, but sunk cost is always irrelevant and historical. ठीक है, समझ रहे हो? तो sunk cost relevant हो नहीं सकती, sunk cost हमेशा irrelevant होती है, लेकिन irrelevant cost sunk cost हो ये जरूरी नहीं है। irrelevant cost कभी भी relevant बन सकती है, ठीक है। तो इन तीनों का आपस में कुछ कुछ रिलेशन है। तो relevant cost is a cost whose magnitude will be affected by decision being made, and relevant costs are future costs that will differ depending on the actions of the management. So a cost is relevant and or not depends upon the circumstances. A cost may be relevant, but in any other case same may not be relevant. और irrelevant cost जो है cost that will not be affected by the decision. अब एक एग्जांपल लें, जैसे मेरे पास कार है, मैं उससे जर्नी करूं या ना करूं, है ना, ये मेरा डिसीजन है। तो मैं कार से भी जा सकती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकती हूँ। तो अब मैं कार से जाऊं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से जाऊं तो इंश्योरेंस ऑफ कार विल नॉट बी अफेक्टेड। तो इस डिसीजन में इंश्योरेंस की कॉस्ट इररेलेवेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये डिसीजन लेती हूं कि मुझे जाना है कार से, तो पेट्रोल की कॉस्ट लगेगी, वो रेलेवेंट है। और अगर मैं डिसाइड करती हूँ मुझे नहीं जाना है, तो पेट्रोल की कॉस्ट रेलेवेंट हो गई, है ना। तो ये जो पेट्रोल की कॉस्ट रेलेवेंट हो गई ना, अगर मैं बस से जाती हूँ तो वो इंकर नहीं होगी, कार से जाती हूँ तो इंकर होगी, तो रेलेवेंट है। लेकिन कार की जो कॉस्ट इंकर मैं कर चुकी कार खरीदने में, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो सunk कॉस्ट है। अब मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आया होगा। तो sunk cost is an expenditure made in the past that cannot be changed and over which management no longer has a control. So costs are not relevant for decision making about the future. One should understand the difference between sunk and irrelevant cost. Not all irrelevant costs are sunk cost, but all sunk costs are irrelevant. Okay, so sunk cost has the same meaning as the past cost and all past costs are irrelevant. ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल में कार का जो डेप्रिसिएशन है वो संक कॉस्ट है। अब आप गाड़ी चलाओ या मतलब चलाओ, वो तो कॉस्ट इंकर हो गई, तो वो संक कॉस्ट है, इररेलेवेंट है। इंश्योरेंस कॉस्ट आपकी इररेलेवेंट है, संक कॉस्ट नहीं है, वो इररेलेवेंट कॉस्ट है, आप गाड़ी से जाओ या बस से जाओ। लेकिन पेट्रोल की कॉस्ट रेलेवेंट है अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे कार से जाना है या बस से जाना, ठीक है। तो ये आपका सम कॉस्ट, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट हो गई। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, ठीक है। तो राशि है
यस मैम, यस मैम। हाँ, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। यस मैम। और भी Yes, है ma'am. बहुत सारी, थोड़ा सा इसे एब्जॉर्ब करो, इसे डाइजेस्ट करो, फिर आगे कराऊंगी। तो अब आप अटेंडेंस ले लो। ओके मैम। हाँ, और भेज दो मुझे। ठीक है, अब आप मुझे बता देना मैं कब ऑफ करूं मीटिंग। ले लिया मैम। ले लिया? कर दो, एंड कर दो मीटिंग। यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।